समाज या देश शौर्य और तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वहां की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर न चले। हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट के जरिए ये मुमकिन हो रहा है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं, देश को मजबूत बना रही हैं। आज आपको कुछ ऐसी ही महिलाओं की कहानियां दिखाती हूं जो गांव और शहर दोनों ही जगहों पर अपनी चमक बिखेर रही हैं। कभी आपने सोचा है कि जू में हर तरह के जानवर होते हैं, फिर उसे चिड़ियाघर क्यों कहते हैं? क्योंकि रंग बिरंगी चिड़िया सभी को प्यारी होती है। उनका चहकना, फुदकना, दाना खाते हुए देखना हर किसी को अच्छा लगता है। तो चलिए इसी बात पर आपको चिड़ियाघर ले चलते हैं। यकीन मानिए, ये सही मायने में केवल एक चिड़ियाघर ही है। यहाँ 20 से ज्यादा प्रकार की चिड़िया आती हैं। आप हैरान होंगे ये जानकर कि ये किसी हरे भरे जंगल में नहीं, बल्कि जोधपुर में एक घर की बालकनी में है। इसे तैयार किया है सना फिरदौस जी ने। मेरा पर्सनल एक इंटरेस्ट था, बर्ड्स और नेचर से मेरा बचपन से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो बर्ड फीडिंग तो हम लोगों ने बचपन से किया है, देखा है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से मींस इको फ्रेंडली बर्ड फीडर बना करके बर्ड फीडिंग करना, वो मैंने 2 साल पहले शुरू किया। सबसे पहले मैंने एक पॉप्सिकल स्टिक, जो आइसक्रीम स्टिक आता है ना, उसको कलेक्ट करके मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे, मीन्स एक उसका भी रीज़न था, स्ट्रॉन्ग रीज़न, जैसे मैंने स्पैरोज के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से स्पैरोज ड्रास्टिकली जो है वो कम होती जा रही हैं। मीन्स अगर हम लोग अपना बचपन याद करें तो हमारा बचपन स्पैरोज के बीच में, जो आप पीछे आवाज़ सुन रहे हैं, वो उनके बीच में गुजरा है। पर्सनल रीज़न, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न यही है कि मुझे बर्ड से बहुत लगाव है। और जब इनका ये सुबह सुबह, मीन्स मेरी आंख खुलने से पहले, सनराइज से पहले ही आ चुकी होती हैं अपना अटेंडेंस देने के लिए, और अपने ब्यूटीफुल साउंड के साथ, मीन्स उनके ऐसे ऐसे अलग अलग, अब इतनी जैसे 22 वैरायटी बताइए, और सबके एक अलग अलग एक वॉइस जो है, बिल्कुल एक नेचुरल म्यूजिक जो है ना, पर्सनल मेरा एक बेनिफिट है उसमें, जो एक एटमॉस्फेयर बनता है, जो एक हार्मनी, मीन्स उनके साउंड में, उनके म्यूजिक में जो खुशी, जो हैप्पीनेस मिलती है, उसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो मेरा एक पर्सनल रीजन है बर्ड फीडिंग का। उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो स्पैरोज जो हैं वो मरने लगी, और धीरे धीरे वो संख्या घटते घटते, मीन्स अगर हम 2 डिकेड्स की बात करें तो जितनी पहले थी उसकी आधी से भी कम हो चुकी हैं। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी स्ट्राइक किया कि कुछ करते हैं इसके लिए। तो मैंने 2 साल पहले एक प्रॉपर मीन्स वेस्ट चीज़ से बर्ड फीडर बनाया, मीन्स पॉप्सिकल स्टिक से, एक्सपेरिमेंटल तौर पे पहले मैंने उसको लगाया, और मैंने बहुत पेशेंटली वेट किया। फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कोई भी स्पैरो नहीं आई। फिर तीसरे चौथे दिन जो है वो पहला पेयर जो है स्पैरो का आया। तो उसको देख करके जो पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिले, तो मतलब कि एक बहुत बड़ा हमें एक मोटिवेशन मिला कि अगर एक इतने छोटे से बर्ड फीडर से एक पेयर को मैं इनवाइट कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे किया जाए और रियली एक स्पैरो कंजर्वेशन के लिए कुछ ऐड कर सकूँ, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। फिर उसके बाद मैंने उसमें 2 चीज़ रखा, एक तो हमें बर्ड फीडर लगाना है और दूसरा उसको इको फ्रेंडली बनाना है।
तो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने जो बच्चों के टेंट आते हैं, बच्चे जिसमें खेलते हैं, तो टेंट तो टूट गया था लेकिन उसका जो पाइप्स होते हैं वो वेस्ट पड़े थे। तो मैंने उसमें कैलकुलेशन लगाया कि इसको अगर आप सही से इसको असेंबल करके बनाएं तो बहुत एक ओपन तरीके से एक बन सकता है बर्ड फीडर। जैसे अगर हम मार्केट से बर्ड फीडर लेने जाते हैं तो उसमें बहुत वो छोटे जगह होता है और उसमें बहुत क्लोज कनेक्शन में बर्ड्स बैठती हैं, तो उसमें एक ये ड्रॉबैक रहता है कि अगर किसी बर्ड को कोई बीमारी है तो वो उनमें स्प्रेड होने का खतरा रहता है। तो ये जो ओपन बर्ड फीडर मैंने बनाया, तो उसमें एक बर्ड फीडर में मैंने 12 से 15 कंटेनर्स दिए, फीडिंग कंटेनर्स दिए कि वो आराम से बैठ करके अलग अलग अपने अपने स्पेस पे जो फीडिंग कर सकें। एक माँ का जो काम होता है फुल टाइमर होता है, तो वो उतना फोकस उस पर नहीं दे पा रही थी। देन स्लोली उनका जो एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट था बर्ड वॉचिंग, बर्ड फीडिंग, देन शी टोल्ड मी वन डे कि 2020 में लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कि मैं ये करना चाहती हूँ। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है और वैसे भी आप घर पे ही हो तो स्टार्ट करो। उन्होंने पहला एक एक्सपेरिमेंटल अपना स्टार्ट किया और कुछ ही दिन में अराउंड 3-4 डेज में ही उनको पहली सफलता मिली, फर्स्ट पेयर ऑफ स्पैरो मिला। तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनको एक मोटिवेशन भी मिला और उनको एक अलग ही हैप्पीनेस मिलती। जैसे हर आदमी को अपने काम में एक खुशी मिलनी चाहिए जो हम लोग आइडियली कहते हैं ना, वो इसको एक अलग ही लेवल पे एंजॉय करते हैं। उनका जैसे कहते हैं ना एक पार्ट है, मतलब शी इज नॉट डूइंग एडिशनल थिंग, वो उनका लाइफ का एक पार्ट बन गया है। उसके बाद मैंने देखा कि जो एक पेयर का स्पैरो था वो धीरे धीरे बढ़ गया, मीन्स 2 पेयर हुए, मीन्स 8 हुए, 10 हुए, 15 हुए। और फिर उसके बाद मैं बर्ड फीडर बढ़ाती गई। अब जो है 10 से ज्यादा बर्ड फीडर्स मैंने लगा रखे हैं और सिर्फ वो नहीं कि एक बर्ड फीडर पे एक बर्ड बैठ सकती है, एक फीडर पे 15 से 20 बर्ड्स बैठ सकती है। तो आज जो मैंने 1-2 बर्ड से शुरू किया था, वो बर्ड्स की संख्या 150-200 से पार है जो डेली मेरे घर में विजिट करती हैं। और वैरायटी ऑफ बर्ड्स की बात करें तो 20 से ज्यादा वैरायटी बर्ड्स मेरे घर में आती हैं। मेरे पास जो है घर के अंदर की बात करूं तो 17 से 18 वैरायटी बर्ड्स आती हैं और घर के बाहर मीन्स वायरिंग और तार वगैरह पे जो है वो 5 और वैरायटी, मीन्स मान लो आप 20-22 उससे ज्यादा वैरायटी आती है, बर्ड्स रोज आती हैं। उसमें है सबसे ज्यादा तो स्पैरो, मीन्स जो मैंने आपको बताया कि जो 1 पेयर से शुरू किया था वो आज माशाल्लाह वो 50-60 स्पैरोज आती हैं। उसके अलावा लार्ज ग्रे बैबलर है, सनबर्ड है, टेलर बर्ड है, व्हाइट ब्रोड फैंटेल है। हमारे कम्युनिटी में फीडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसमें ओवरऑल सबका सपोर्ट है। फीडिंग जो है मैं तो बर्ड्स को करा रही हूँ, बाकी जितने मेंबर हैं वो भी फीडिंग कराते हैं। हस्बैंड जो हैं वो डॉग्स के लिए खाना लेके आते हैं। मदर इन लॉ जो हैं वो किचन का कोई भी वेस्ट नहीं जाने देती हैं। वो चाहे सब्जी के छिलके हो, चाहे चावल का धुला पानी हो, चाहे दाल का धुला पानी हो, वो सारा बाल्टी में कलेक्ट करवाती हैं और गाय के लिए वो अलग से डाल करके आती हैं, जिसके लिए अलग से बना के रखा है। और बर्ड फीडर लगाया तो सबका फुल सपोर्ट था, लेकिन बस ये है कि जैसे मदर इन लॉ को गार्डनिंग बहुत पसंद है, तो ये बर्ड्स जो हैं कभी कभी, मीन्स बर्ड नहीं, उसमें अगर बर्ड्स तो फिर भी फ्रेंडली होती हैं। जो गिलहरी है, साथ में गिलहरी, काफी लोग जो हैं वो गिलहरी से परेशान रहते हैं कि वो पौधे खराब करती हैं, ये नीचे से जड़ काट देती हैं। तो अब इसमें लेकिन थोड़ा सा वो तो होता है, लेकिन फिर भी जैसे आप एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं तो सबका फुल सपोर्ट है। यहाँ तक कि मेरे जो 4 साल के ट्विंस हैं वो भी बिल्कुल एक्साइटमेंट से आकर के विंडो पे लगे होते हैं कि आपको मम्मी जल्दी आइए, ये बर्ड आई है, मम्मी सनबर्ड आ गई। मीन्स अब उनको भी बर्ड्स के काफी छोटे हैं लेकिन फिर भी काफी बर्ड्स के नाम अब उन्हें भी, मम्मी जल्दी आइए सनबर्ड आ गई, मम्मी जल्दी आइए कुकर आया है, कुकर। तो फुल सपोर्ट है सबका इसमें। हम लोग यहाँ आए थे इस घर में, तो चूंकि हम लोगों का फैसला जो था शहर से थोड़ा सा बाहर लेने का, वो ये था कि नेचर के करीब जाना चाहते हैं। मम्मी हमारी जो है ना गार्डनिंग के बहुत शौकीन थी, तो जैसे ये घर लिया हम लोगों ने, मम्मी ने अपना गार्डनिंग स्टार्ट किया। चूंकि शादी के बाद ही लिया था,
तो मम्मी अपना गार्डनिंग करती थी और हम लोग थोड़ा बहुत उसमें इन्वॉल्व हो पाते थे, क्योंकि हम लोग को भी अपना कॉर्पोरेट देखना होता है। बट जब सना ने 2020 में ये डिसाइड किया कि मैं भी बर्ड फीडिंग को इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती हूँ, तो वो मम्मी के साथ गार्डनिंग करने लगी और मम्मी उनके साथ बर्ड फीडिंग करने लगी। अब जब बच्चे बहुत छोटे से ही देख रहे हैं कि मेरी मम्मी रोज सुबह वो डाल रही हैं, उनके लिए ये एक्स्ट्रा कर रही है, वो एक्स्ट्रा कर रही है, तो मेरी जो बड़ी डॉटर है उसने रिसेंटली अनाउंस किया कि आई वांट टू बी अ जूलॉजिस्ट। बर्ड फीडिंग शुरू भी करते हैं लेकिन उसमें एक कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, जिस वजह से बर्ड्स जो आ रही होती हैं वो भी चली जाती हैं जब उनको खाना नहीं मिलता है। एक बार दिया, 2 बार दिया या महीने भर दिया, उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मीन्स विद ग्रेस ऑफ गॉड 2 साल हो गया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये आई हो और इनको खाना ना मिला हो। तो कंसिस्टेंसी जब होती है तो उनका नंबर जो है अपने आप ग्रो होता जाता है। और पानी वगैरह, जैसे गर्मी अभी थोड़ा सा गर्मी, मतलब थोड़ी गर्मी कम हुई है, जो हीट होती है उससे बर्ड्स बहुत ज़्यादा मरती हैं। मीन्स यहाँ का जो खासतौर पे राजस्थान की गर्मी 45 प्लस का टेम्परेचर रहता है और ये जो बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं, तो इसलिए उनका जो एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसलिए उनको कांस्टेंट पानी भी चाहिए और कांस्टेंट खाना भी चाहिए। तो इसलिए पानी, जैसे आप दाना दे रहे हैं वैसे ही पानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप दोनों तरह से उसको, उसके अलावा प्लांटेशन जो है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है अगर आप बर्ड फीडिंग कर रहे हैं तो। पढ़ाई में आगे रहने वाली देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अपनी लगन और मेहनत से न सिर्फ अपनी अलग पहचान बना रही हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। राजस्थान के नसीराबाद की रहने वाली अंकिता कुमावत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अंकिता ने डेयरी और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में तेजी से अपना नाम बनाया है। अमेरिका और जर्मनी में जॉब कर चुकी अंकिता कुमावत अब देसी गायों के बीच काम करती है। गायों को चारा खिलाना हो या पानी पिलाना, सब कुछ खुद ही करती है। ये उनके बिजनेस रूटीन का हिस्सा है। अंकिता विदेश में लाखों रुपए की सैलरी वाली नौकरी कर रही थी, लेकिन कुछ अलग करने की चाहत उन्हें वापस अपने देश ले आई। अंकिता ने अपने पिता से प्रेरणा लेकर 2014 में ही 7 गायों से डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की। मैं यूएस और जर्मनी में जॉब कर चुकी हूँ और वहाँ जब थी तब मेरे को मन में ये था कि मेरे को कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ खुद के लिए कुछ अच्छा करना है और एक एनिमल पॉइंट ऑफ वेलफेयर, एनवायरमेंट वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा करना है। सो उस थॉट प्रोसेस के साथ मेरा ये था कि मेरे को कुछ अच्छा यूनिक कोई चीज़ सोचनी है जो कि मैं इंडिया जाके अपने लिए कर सकूँ और सोसाइटी के लिए कर सकूँ। सो ड्यूरिंग दैट होल ट्रांजिशन व्हेन आई वाज जब मैं अपनी सोच रही थी कि मेरे को क्या करना है, सो फार्मिंग केम इनटू माय माइंड एंड मेरे को इसकी इंस्पिरेशन अपने फादर से मिली। आज अंकिता के पास करीब 50 गायें हैं, जिनके दूध से बने उत्पाद दिल्ली, नोएडा, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों तक पहुंच रहे हैं। अंकिता बताती है कि जब वो 3 साल की थी तो उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। तब डॉक्टर ने शुद्ध पौष्टिक दूध पिलाने की सलाह दी, लेकिन शुद्ध दूध नहीं मिलने पर अंकिता के पिता ने घर में एक गाय पाल दी, जो अंकिता के बिजनेस का आधार है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो डेयरी एनिमल से स्टार्ट किया था और वो भी देसी गायों से स्टार्ट किया था और उस टाइम हम लोग के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था जो कि दूध था और ये बहुत ही रेगुलर सा प्रोडक्ट है और हर घर में यूज आता है। इसकी मार्केटिंग करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इसका टेस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जबकि हर ब्रीड का मिल्क, हर गाय का दूध का एक अलग टेस्ट होता है। तो मैंने जब अपना फर्स्ट डेयरी फार्म स्टार्ट किया तो फिर उसकी मार्केट करने के लिए मैं बाकायदा पार्क्स में गई, वहाँ पे जो हाउस होल्ड फीमेल्स आती हैं उनसे मिलके उनको बताया, समझाया
और धीरे धीरे उनकी एक्सेप्टेंस करवाई अपने प्रोडक्ट के लिए। अंकिता के लिए इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। उन्हें शुरुआती दौर में कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और वो अपने काम में पूरी शिद्दत के साथ लगी रही, जिसका नतीजा है कि आज उनके पास दूध और घी के अलावा नमकीन, शहद, मसाले और दाल जैसे 300 से अधिक खाद्य पदार्थों की रेंज मौजूद है, जो पूरी तरह से शुद्ध है। यानी इन चीजों में किसी तरह के केमिकल या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो हम खा रहे हैं उसी से हमारे अंदर बीमारियां हो रही हैं। बीमारियों का रीजन कुछ और नहीं है, बस जो हमारा फूड है वही एक बीमारी का रीजन है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और एक अच्छी जीवन शैली जिएंगे। तो इसको समझाते हुए मैंने अपना बिजनेस क्रिएट किया और इसी को अपना मेन आप कह सकते हैं विजन और मिशन लेके चल रही हूँ कि मेरे को जो करना है वो अच्छा करना है सोसाइटी के लिए और अच्छी चीजें प्रोवाइड करानी है। अलग सोच और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि अंकिता के बिजनेस को पिछले वित्त वर्ष में 33 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। आज उनके 50 से ज्यादा खाद्य पदार्थ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीदते हैं। अंकिता की कोशिश है कि वो दूसरे लोगों को भी ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित करें, ताकि उन्हें केमिकल वाली चीजों का सेवन करने से बचाया जा सके। है कि हम लोग मातृत्व इज दी ओनली ब्रांड इन इंडिया विच इज इनटू ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ट्रेडिशनल नमकीन्स। हम लोग ट्रेडिशनल फूड रिवाइव कर रहे हैं, ट्रेडिशनल रेसिपीज रिवाइव कर रहे हैं, फॉरगॉटन फूड रिवाइव कर रहे हैं। हम लोग आज का अगर आप टाइम देखें तो लोग रोस्टेड नमकीन्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट जो ट्रेडिशनल इंडियन नमकीन्स है उनका टेस्ट रोस्टेड नमकीन्स के मुकाबले कोई मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो और हमारी जो नमकीन्स है वो उसमें आप अगर उनके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो वो जो बकायदा जो नमकीन में डल रहा है सिर्फ वही है। उसके अलावा हम उसके अंदर कोई नाइट्रोजन पैकिंग नहीं करते, कुछ भी एडिशनल कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, किसी भी चीज में कुछ भी नहीं डालते और बिल्कुल फ्रेश देते हैं, फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश ही देते हैं। तो ये हमारी यूएसपी है एंड दैट्स हाउ वी आर फेमस एंड वी आर नोन फॉर इट। अजमेर की अंकिता कुमावत की कहानी की शुरुआत हुई छोटे स्तर पर डेयरी फार्मिंग के जरिए, पर आज वो 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं। उनकी यात्रा न केवल उनकी प्रगति के बारे में बताती है, पर उनके द्वारा समाज के प्रति दिए गए योगदान की कहानी को भी दर्शाती है। अब आपको मिलाते हैं स्पाइस गर्ल्स ऑफ इंडिया से। ये कोई बैंड नहीं है, जोधपुर के मसालों की दुनिया पर राज कर रही 7 बहनों की सफलता की कहानी है। लेकिन ये कहानी मां के किरदार के बगैर अधूरी रही थी। जब पिता ने साथ छोड़ दिया तो जमे जमाए बिजनेस के साथ जिंदगी अधर में लटक गई। लेकिन बेटियों की जिंदगी और पति के नाम को जिंदा रखने के लिए मां ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी दुनिया से भिड़ गई। बेटियों के दम पर आखिरकार जीत मां की हुई। आज इस सफलता की चमक जोधपुर क्लॉक टावर के चारों तरफ देखने को मिलती है। शुरू में उन्होंने मसाले का किया था बिजनेस। पहले छोटा छोटा करते थे, फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाया। जैसे जैसे टूरिस्ट आने लग गए तो उनकी भी चाहत बढ़ती गई और छोटे से थोड़ा बड़ा किया बिजनेस और काफ़ी अच्छा हमको मिला। और उसके बाद फिर मेरे को चौथा नंबर जब डॉटर हुई तो बहुत अच्छा बिजनेस था हमारा, बहुत अच्छी मतलब कामयाबी पाई थी मेरे हस्बैंड ने। दुकान इसलिए बंद की, जो मेरे हस्बैंड को रोज सपने में बहुत सारे टूरिस्ट दिखते थे
तो उन्होंने एक दिन ठान लिया कि भाई मेरे को तो बस यही बिजनेस करना है इनका, तभी उन्होंने दुकान वो बंद कर दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये शॉप धीरे खोली। पहले तो एक मसाला थोड़ा सा बनाते थे और एक चादर बिछा के उस पे सेल करते थे। उनको बहुत अच्छा मिल गया तो फिर उनकी और ताकत बढ़ गई। फिर बाद में उन्होंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा के और किया। उनके साथ मैं भी करती थी तब। में तो ये क्या करते थे, रोज चादर लेके और वहाँ मसाले छोटे छोटे पैकेट बना के चादर बिछा के वो सेल करते थे, छोटे छोटे पाउच बना के। और फिर एक दिन वहाँ के किले के उन्होंने बुला के अंदर गार्ड साहब ने उनको बुलाया और बोला कि भाई यहाँ पे ये अच्छी बात नहीं है। तो उनको गजय सिंह को पता पड़ा तो उन्होंने बुलाया इनको, फिर बुला के और बोला कि नहीं ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और आप भले यहाँ पे कर सकते हो। फिर हमको अच्छी खासी वहाँ पे जगह दी और वहाँ पे फिर ये बिजनेस अपना करते थे। एकदम अचानक फिर इनके हार्ट अटैक हो गया मेरे हस्बैंड के, और सब ऐसा हो गया जो हम खुद अकेले हो गए। और ये छोटी छोटी मेरी बेटियां थी और जैसे तैसे करके संभाला, कुछ हमको आता ही नहीं था बिजनेस में। मुश्किलें तो बहुत हुई। जब इनकी डेथ हो गई तो काफी लोगों का भी सुनना पड़ा हमको कि कह रहे थे कि तुम लेडीज लड़कियों को दुकान पे बिठाओगे, ऐसे करोगे, वो करोगे, इससे अच्छा दुकान हमको किराए पे दे दो। और मैंने कहा नहीं, वो तो कैसे, मेरे को पता है मेरे हस्बैंड ने कितनी मेहनत से बिजनेस किया है तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मेरे परिवार वाले भी मेरे खिलाफ हो गए, मेरे को उन्होंने भी साथ नहीं दिया। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी बड़ी वाली बेटी को बिठाया शॉप पे और मैं और दोनों बैठते थे। फिर हमको भी समझ में आ गया बिजनेस। फिर लोगों ने तो बहुत तंग किया, बहुत हमको, मतलब कस्टमर चलाने नहीं देते थे, हमसे छीन के ले जाते थे। तो भी मैंने तो हार नहीं मानी। परेशान ऐसे ही मतलब दुकान के बाहर आके खड़े हो जाते थे और उनको कस्टमर जैसे ही दुकान के बाहर निकलता उनको भड़काते थे, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या बोलते थे। उनकी डेथ के बाद मैंने पहले कदम रखा था दुकान में, क्योंकि मम्मा को बाहर निकलना नहीं था तो मैंने ही संभाला। बट स्ट्रगल बहुत था क्योंकि बिजनेस की ABCD भी नहीं पता थी और सेकेंड ईयर में थी तो फोकस पूरा बिजनेस पे करना था तो पढ़ाई छोड़नी ही पड़ी। और यहाँ पे ये रहता है कि मॉर्निंग में आपको 7 बजे भी आना पड़े, 6 बजे भी आना पड़े, 9 बजे भी आना पड़े और रात के 11 बजे तक करना ही पड़ता था काम, इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 2005 तक, पापा की डेथ 2004 में हुई, पूरा 2004-05 हमने कुछ भी नहीं कमाया था क्योंकि अंग्रेज हम तक पहुंच ही नहीं पाते थे। एक तो ये चीज न्यूज आ गई थी कि पापा नहीं रहे हैं तो उनके जो पुराने अंग्रेज थे या वो किसी को भेजते थे तो उनको यही बोला जाता था मार्केट में कि वो तो इंसान चला गया और मैं उनका बेटा हूँ। तो ये चीज मैंने उन तक पहुंचाई, किताब वालों तक, कि भाई पापा का कोई बेटा नहीं है और दुकान वहीं पे है और वही चल रही है और अब 7 बहनें हैं, हम 7 बेटियां हैं और हम लोग ही दुकान चलाते हैं। ये न्यूज हमको पहले पहुंचानी बहुत जरूरी थी किताबों में। जब किताबों में आने लगी तब अंग्रेजों को पता चला कि बाजार में बहुत से झूठ लोग भी हैं, हमको उसी दुकान पे जाना है जहां पर लड़की बैठती है। Masala for the tea. This was my father's first product. He started with it. दिन मैं दुकान पे बैठी थी तो क्लाइंट पूरा फटा हुआ सा, गला सा, एक किताब में से उसने पेपर निकाला और बोला मैं 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ ये दुकान कौन सी है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब मैंने उनको बोला, मैंने पैकेट निकाल के, तब ये पैम्पर हमारा नहीं उस वक्त चल रहा था, ये पैम्पर ऊपर पड़ा था, बंद था, क्योंकि मैं भी नई थी बिजनेस में, मुझे भी पता नहीं था कि पापा कब कौन सी चीज कैसे यूज करते थे।
मैं ये ढूंढ के लाई, मैंने उनको पूरा वो ब्लॉक दिखाया कि ये देखो प्रिंट आउट किए हुए हैं, ये मेरे पापा का है, ऐसे कर। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि अंग्रेज कहाँ कहाँ से ढूंढते ढूंढते एक पेपर से ढूंढते हुए पापा को आते हैं, तो कितनी मतलब पापा की इम्पोर्टेंस है। My sister was the one, Usha, she started cooking activity. अब वो कुकिंग एक्टिविटी भी कैसे आई, क्योंकि कस्टमर हमारे पास पहुंच नहीं पा रहे थे, हम लोग पूरा दिन शॉप पे खाली बैठे रहते थे, कुछ करने को होता नहीं था। अगर कोई कस्टमर आ गया, एक बार कोई कस्टमर आया तो उसने, माय सिस्टर इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, सो वो उनको बता रही थी बहुत सारा मसालों के बारे में, उनको कुकिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो उन लेडी ने बोला कि व्हाई डोंट यू शो मी हाउ टू कुक। तो इस तरीके से उन्होंने कुकिंग एक्टिविटी स्टार्ट करी। तो शी वॉज द फर्स्ट वन इन 2006 टू स्टार्ट द कुकिंग एक्टिविटी एंड शी एडेड टू द बिजनेस एंड नाउ वी ऑल्सो गिव द कुकिंग क्लासेस टू द पीपल हाउ दे कैन यूज इट। जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, बिकॉज वो बहुत क्यूरियस होते हैं अबाउट मसालाज, क्योंकि इंडिविजुअल स्पाइसेस यूज करना बहुत मुश्किल होता है। इवन इफ वी टेल देम अबाउट मसालाज, तो उनके लिए वो भी एक हेजिटेशन होता है। तो हम लोग उनको कुकिंग क्लास ऑफर करते हैं, हम उनको घर ले जाते हैं एंड वी टीच देम हाउ टू। हमारा ड्रीम वही है जो पापा का ड्रीम था, टू इस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे जो अभी है, बट उसको और थोड़ा ब्राइट बनाने के लिए एक शॉप पेरिस में होनी चाहिए, जो पापा का ड्रीम है। और यही है कि जितना अभी इंटरनेशनली है उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ाना है इन एवरी एस्पेक्ट। प्रोडक्शन में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, बट क्योंकि इट्स ऑल हैंड ग्राइंड, तो बहुत टाइम लगता है उसको करने में। जितने ज़्यादा लोग हैं हम लोग उतने भी कम पड़ते हैं इसको करने में, बट कोशिश यही रहेगी कि और अच्छा करें। हाथों में हुनर हो तो सफलता किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के एक छोटे से गांव की महिला शकुंतला देवी ने इसे साबित किया है। उनकी सफलता उनके गांव की दूसरी महिलाओं के काम आ रही है। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। शकुंतला के हाथों तैयार विनेगर यानी सिरका बस्ती जिले की पहचान बन चुका है। इसकी शुद्धता और स्वाद की लोग कस्में खाते हैं। ये सड़क अयोध्या जाती है, लेकिन हमें अयोध्या नहीं, उस दुकान पर जाना है जहां गन्ने का विनेगर मतलब सिरका के साथ कई तरह के अचार और मुरब्बे मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ग्राहक गन्ने के सिरके के आते हैं। क्यों? आगे की कहानी इस पर है, लेकिन उससे पहले खरीदार की बात सुनिए। इसमें अलग ही स्वाद होता है और ये सबसे अलग होता है, इसलिए हम लोग लखनऊ से इतनी दूर से काफी टाइम से ये सिरका लेके जा रहे हैं। यानी कि हमारे पापा जी भी यहीं से सिरका ले जाते थे। स्पेशली उन्होंने इस दुकान को सजेस्ट किया था कि आप यहाँ से सिरका ले जाइए, यहाँ का सिरका बहुत ही अच्छा होता है और शुद्ध होता है, इसलिए हम यहाँ से लेने आए हैं। बाबा ब्रांड से शुक्ला जी का जो सिरका पूरे इलाके में मशहूर है, उसकी कर्ता धर्ता ये है शकुंतला जी, और ये है इनके बेटे वेद प्रकाश शुक्ल। और पूरा इलाका ही नहीं, इनके हाथों से बना शुद्ध और स्वादिष्ट सिरका कई प्रदेशों में जाता है। डिमांड इतनी है कि पूरी नहीं होती। शुरुआत कैसे हुई, ये कहानी पूरी फिल्म। गुड़ का व्यवसाय हम लोगों का चल ही रहा था मैम।
उसी समय जो है बारिश इतनी ज़बरदस्त हो गई, क्योंकि गुड़ खोई से ही पकेगा, तो बारिश हो जाने के कारण से सारी खोई हम लोगों की सारी भीग गई। रस टैंक में इतना था, करीब 1000-2000 लीटर रस की संख्या ज़्यादा थी। इसलिए दिमाग में आया कि 10-20 लीटर हो तो किसी जानवर को दे दिया जाएगा, दूसरे दिन पेराई होगी, खोई सूखेगी तो गुड़ बनेगा। लेकिन रस की मात्रा ज़्यादा थी, इसलिए माता जी ने कहा कि इसको लावा फेंकने से अच्छा है सिरका रख दिया जाए। मतलब गुड़ बनाते थे तो गुड़ में लाभ कुछ नहीं मिला, तो परेशान हो गए। गन्ना बचा रहा तो हम कहने का पेड़ो और पेड़ के लाभ सिरका थे भी खावा जाए, तो मतलब सैगर कुछ रहा तो उतना कितना खावा जाए, बना तैयार बा। तो हम एकाएक ऐसे बैठी ना, हमारे मन में आवा कि काई अगर बेचा जाए तो का बिके ना, कहीं तो कहाँ जाए पूछे रहे। हम कहीं देखो यहीं कहूँ कि हुए बेचे वाला फेरी वाले तो बेचें, तो गई बुलाए ला, फेरी वाले ले गए बेचें, तो वहाँ मतलब सिरका में हमें लाभ मिले ला। भज्जामल की जो 5वीं दुकान है नीम के पेड़ वाली, वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने जो है बहुत प्रोत्साहन दिया, बताया कि शुक्ला जी मार्केट में जब शुद्ध दूध की कमी होती है तभी सिंथेटिक दूध बिकता है। अब अगर आप शुद्ध सिरका बनाने लगे हैं तो यह सिरका आप जैसे कई लोग काम करें तो यह सिरका पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वहां से जो इनके मन में यह विचार आया कि इसको जो है बड़े पैमाने पर काम किया जाए। स्वाद में फिट तो सिरका, और उस पर भी शुद्धता की पूरी गारंटी। रास्ता सामने दिख रहा था, लेकिन उस पर चलना नहीं आता। बड़े पैमाने पर कैसे तैयार करें, कैसे मार्केट में ले जाएं, कैसे बेचें, कुछ नहीं पता था। फिर शकुंतला देवी ने राम का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। ये बनाती और पति बाजार में बेचने जाते। हम शुरू के हैं, हम कहन के लाओ एक हम बनाए मतलब एक साज हम एक दे और कहे दो बेचे, तो का साज के दे लागन। तो कि जब जहाँ बहुत ज्यादा बात आए गए, सैगर के बात आए गए, तो कुछ सादा बिके, अब कुछ अपन लड़के बनावे शुरू की हैं। बाद हमारे यहाँ का एक गरीब आदमी है, तो उसने कहा कि भैया जी हमको दीजिए, हम गांव में ले जा करके इसको बेचेंगे। तो उनसे हम यही कहे यार हम बेइज्जती क्यों करवा रहे हो, मेरी स्थिति बहुत से पुअर है, अब तुम सिरका ले जाओगे तो यही लोग कहेंगे सारा व्यवसाय छोड़ करके अब सिरके पर आ गए हैं, कोई दूसरा व्यवसाय इनके पास सही नहीं है। वो नहीं माना, सिरका 10 लीटर जो है लेकर के गाँव में गया। तो जब गांव में पहुंचा वो तो एक ही जगह खड़े होने पे सारा सिरका टोटल बिक गया। तो एक ही घंटे में लौटा, तो हम रोड पर खड़े थे तो हम देखे कि यार लौट रहा है 1 घंटे में, तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। तो आया तो हंसा बड़ी तेज से, 100 रुपया मुझको दिया, 100 रुपया स्वयं कमा करके आया वो। बस कुछ ऐसे ही ये परिवार अकेला ही चला था। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कल तक जो परिवार अपने मूल गांव से खाली हाथ आया, आर्थिक तंगी मानव जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वही परिवार अब सिरके की सुगंध से जिंदगी महकाने में जुट गया। स्वाद तो मशहूर हो गया, लेकिन एक कमी, पहचान, मतलब ब्रांड, इसका भी रास्ता अपने आप बन गया। एक दिन रोड से एक ड्राइवर मेरा परिचित था, वो एक दिन रुका जो है, पिताजी उसको सिरका दिए, तो उसने कहा, एक सलाह दिया हमको, उसने कहा शुक्ला जी जो चीज दिखती है वही बिकती है। उसका यही वर्ड था कि जो चीज दिखती है वही बिकती है, इसको रोड पर एक दुकान दिया जाए। तो स्थिति इस तरह थी कि दुकान बनाने लायक हम लोग थे ही नहीं, तो पिताजी ने तख्ता रख करके वैसे 10-20 डिब्बा ले करके अब बैठ जाते थे दिन भर। किसी दिन 1 डिब्बा बिकता था, किसी दिन 2 डिब्बा बिकता था। यही कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रही करीब साल भर। इधर हाईवे पर दुकान खुली, उधर किस्मत ने शकुंतला की जिंदगी में दस्तक दी। बाबा का सिरका ब्रांड मशहूर हो गया। सुगंध बस्ती जिले को पार करके पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। दूसरे लोग भी इस धंधे में उतर गए। देखते ही देखते सिरका उद्योग पूरी बस्ती की पहचान बन गया। प्रदेश की योगी सरकार ने इसे एक जिला एक उत्पाद से जोड़ दिया। इसकी अघोषित ब्रांड एम्बेसडर शकुंतला देवी। ओडीओपी के नाते मैम तो मुझको लाभ बहुत ज्यादा हुआ। एक मेरी 25 लाख की फाइल भी हुई, जिसमें हमको सब्सिडी भी अच्छी मिली, और एक 40 लाख की हुई दूध जो है, उसमें भी अच्छा फायदा हम लोगों को मिला। हमें बहुत खुशी है, अच्छे अधिकारी आवत है, सिरका ले जात है, पाँव छुअत है, सम्मान करत है, माता जी कहा थे, तो हम खुद अपने आप ले जाई थे कि बताओ कैसे भगवान योगी मोदी का बहुत धन्यवाद। आज शकुंतला देवी का परिवार खुश है, किसी चीज की कमी नहीं।
सिरके की मांग इतनी है कि पूरी नहीं कर पाते। काम बढ़ाने के लिए और लोगों की जरूरत है। इससे आसपास के 100 घरों की महिलाओं को रोजगार मिले। खुशी की बात है और हम लोग काम भी करते हैं, हम लोग खुशी हैं, वो भी खुशी हैं और उन्हीं नाम से चलत बा है। जब से यहाँ व्यवसाय हुआ है हम लोग का बहुत लाभ मिल रहा है, जो कि घर में बैठे बेकार रहते थे, यहाँ पे कुछ रोजी रोजगार चल रहा है। सिरके को तैयार होने में 5 महीने का वक्त लगता है, लेकिन स्वाद तभी आता है जब ये 2 साल से भी ज्यादा पुराना हो जाए। जितना पुराना उतना टेस्टी। शकुंतला देवी ने इसी फॉर्मूले को पकड़ लिया। सफलता एक बार में नहीं मिलती, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कर्म में विश्वास करता है। शकुंतला के परिवार को ही लीजिए। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में खाली हाथ, बैंक से कर्ज लेकर गुड़ का बिजनेस किया, फ्लॉप हो, फिर सिरके में संभावना टटोली और नतीजा सबके सामने। सिरके का इतिहास बहुत पुराना है। आयुर्वेद के पौराणिक ग्रंथों में सिरके का उल्लेख औषधि के रूप में किया गया है। आज भी ये खानपान का जरूरी हिस्सा है और कई चीजें बनाने में सिरके का प्रयोग किया जाता है। पर शकुंतला देवी के जुनून और उनकी मेहनत की वजह से ही सिरका बस्ती जिले की पहचान से जुड़ गया है। आज सिरका बस्ती जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिससे आसपास करीब 100 परिवारों को रोजगार मिला है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनका भविष्य संवारने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। देश में हर तबके के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन फिर भी कई जरूरतमंद बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई से दूर रह जाते हैं। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए करनाल की युवा डेंटिस्ट कीर्ति गुप्ता ने एक मिशन शुरू किया है, जिसकी पुकार अब दूर दूर तक सुनाई दे रही है। सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला, मैं खाम खा बनना। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, और मेरे पीछे की तस्वीर इसी बात का एक उदाहरण है। 26 साल के एक ऐसे युवा चेहरे से आज हम आपको मिलवा रहे हैं जो पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करते हुए वो कुछ ऐसा कर रही हैं जो समाज ही नहीं बल्कि भारत की हर एक युवा शक्ति के लिए उदाहरण है। और वो अपनी शिल्पकारी के जरिए कुछ ऐसा गढ़ रही हैं जो देश का भविष्य उज्जवल कर सके। तो आइए देखते हैं इस युवा चेहरे की कहानी। अ, 2014 में हमने ये स्टार्ट किया था और आज 2022 तक हम पहुंच चुके हैं। एक छोटा सा सपना था जो हम जी रहे हैं, और मेरे सपने के साथ और लोग जुड़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता था उनका भी सपना यही था, और अब सब मिलकर हम अपनी एक दुनिया बना रहे हैं। हमारी एक फैमिली अलग से बन चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति गुप्ता है। मैं 26 साल की हूँ और करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। पेशे से मैं एक डेंटिस्ट हूँ और शौकिया तौर पर बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं, जिसमें वो बच्चे हैं जो किसी भी कमी के कारण, कोई आर्थिक कमी या किसी भी कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहे थे। और ये शुरू हुआ था 7 बच्चों से, मैं अकेली पढ़ा रही थी, और ये कारवां बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि पढ़ाने वाले अब 50 से 60 हैं जो खुद भी अपना कोई ना कोई काम करते हैं, कोई जॉब में हैं, और बच्चे हमारे पास 160 अभी हैं। और ऐसे कई बच्चे हैं जो हमसे पढ़कर आगे कॉलेज में जा चुके हैं या आगे अपनी जॉब्स में जा चुके हैं। हमारी जो हाउस हेल्प थी, उनकी बेटी घर पर आती थी साथ में अपनी मदर के, और मेरे जितनी ही थी, और उसको मेरी मदर ने बोला कि उसको पढ़ाना शुरू कर, तेरी भी नॉलेज इम्प्रूव होगी। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसने मुझसे एक सिग्नेचर सीखा, उसके आगे पीछे उसने कुछ नहीं सीखा क्योंकि उसकी एज बढ़ चुकी थी और वो और नहीं पढ़ पा रही थी। तो जब वो उसकी शादी हुई और वो अपने नेटिव प्लेस पर गई, वहाँ जाकर जब उसे बोला गया कि अंगूठा लगाना है किसी पेपर पर, उसने बोला कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे साइन करना आता है। तो जब आकर उसने बताया कि इस वाक्य के बाद उसको साइन करने के बाद लोगों ने किस तरीके से सराहा कि ये पढ़ी लिखी है, इस दौर में आगे बढ़ी हुई है, तो उसने जब बताया तो ऐसा लगा कि अगर एक सिग्नेचर से इतना कॉन्फिडेंस कोई ले सकता है तो क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए।
और ये सिर्फ मेरा एक थॉट नहीं था। अगर हम बात करें, अगर मेरी फैमिली में ये सब चीज़ें ना रही होती तो शायद मैं इस चीज़ में भी कभी ना आती। मैंने हमेशा से अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को भी, सबको मैंने देखा है दूसरों की हेल्प करते हुए। तो मेरा जरिया बना पढ़ाकर लोगों की हेल्प करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वर्ड हमने अपनी डिक्शनरी से हटा दिया है, और जो भी लोग देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये गरीब वर्ड आप हटा दें, बिकॉज कोई भी बच्चा गरीब नहीं हो सकता। 14 साल से कम बच्चे को कुछ काम करने का भी अधिकार नहीं है, चाइल्ड लेबर उसे माना जाता है, तो बच्चे गरीब नहीं है। तो इसी से हम बात करते हैं कि बच्चे हमारे पास वो है जिनके पेरेंट्स रिक्शा पुलर्स भी हैं, या कोई भी अपने लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए छोटा मोटा काम कर रहे हैं। किसी वजह से वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनको पता ही नहीं है कि पढ़ाई की अहमियत क्या है, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ पाए, उनको मौका नहीं मिला, और वो आज बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो इस कैटेगरी से हमारे पास बच्चे स्टार्ट हुए थे। बिल्ली मौसी तुम कहाँ से आए हो? कितने चूहे मारे तुमने, कितने खा के आए हो? जब हम दूसरे को एक तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, दूसरे के लिए कुछ काम करते हैं, तो हमें एक बहुत सेटिस्फैक्शन होती है। हम लोग जो भी काम करते हैं वो अपनी अर्निंग के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी रिकॉग्निशन के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ हमने आके देखा कि लाइफ ऐसी नहीं है। जो हम लोग घर में लाइफ देखते हैं उसमें हम लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ आके देखा कि ये लाइफ नॉर्मल, हम लोग ग्रेटफुल होने चाहिए कि ये लाइफ हमें मिली। जो लाइफ, असली लाइफ है, वो हमें बाहर निकल के मिली, और आज हम इनको पढ़ा के खुद में एक फर्क देखते हैं। हम पढ़ाते हैं क्योंकि सिर्फ करनाल तक अब हम सीमित नहीं हैं, आसपास के गांव के बच्चे भी हमें अप्रोच कर रहे हैं पढ़ने के लिए, और कुछ वॉलंटियर्स जो पढ़ाना चाहते हैं। और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो बच्चों की हेल्थ का डेफिनेटली हम ध्यान रखते हैं। रेगुलर टाइम पर डेंटल चेकअप कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है, और बच्चों को बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। पढ़ रहे थे अपने टाइम पर, हम लोग को आइडिया नहीं था कि क्या क्या प्रोफेशंस आगे जाकर हो सकते हैं। इसी कमी को हम महसूस करते हुए हम सब टीचर्स ने एक प्लान किया कि हम लोग अलग अलग प्रोफेशंस के जो लोग हैं, जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर चुके हैं, उनको बुलाएंगे और बच्चों से मिलवाएंगे। तो वहीं से बहुत बच्चों ने अपना ड्रीम बना लिया। आज हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाकर IAS, IPS बनना चाहते हैं, और वो अब अपनी जर्नी पर निकल चुके हैं, वो पढ़ना उस तरीके से स्टार्ट कर चुके हैं। और जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे जॉब पे जा चुके हैं जिनकी एज परफेक्ट थी एक जॉब के लिए। कुछ बच्चे हैं जो कॉलेज में आ चुके हैं, कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में सब बच्चे जा चुके हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमें भी नई नई चीजें सीखने का और सिखाने का मौका दे रहे हैं। ऐसा मोमेंट मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने दिया, जिसकी मदर ने आके मुझे विश किया गुड मॉर्निंग, और वो शायद मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। बिकॉज एक बच्चा जो खुद स्कूल नहीं जा रहा था, वो पढ़ गया और जाके उसने अपने पेरेंट्स को पढ़ा दिया, और पेरेंट्स ने उस चीज को लेकर डाइजेस्ट करके आगे प्रोड्यूस किया। तो शायद सबसे ज्यादा प्राउड का मोमेंट मेरे लिए आज तक यही रहा। इस वक्त हमारे साथ करनाल से डॉक्टर कीर्ति गुप्ता जुड़ी हैं। आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। कीर्ति, आपने इतनी छोटी उम्र में इस जरूरत को समझा, ये वाकई एक बड़ी बात है। कैसा रहा अब तक का आपका सफर? मैम, अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा है। बहुत लोग साथ जुड़े हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। लाइफ में, अपनी लाइफ में भी चेंज देखा, बच्चों की लाइफ में भी चेंज देखा, बच्चों के पेरेंट्स की लाइफ में भी चेंज देखा, और एक मेरा सपना था जो सबका सपना बन गया, वो ये सोच को सच होते हुए देखा, तो बहुत कुछ देखा। आपकी पुकार पर कई लोग आपके साथ जुड़े हैं। आपके लिए कितना आसान
या मुश्किल रहा दूसरों को अपने मिशन से जोड़ना? सबसे पहले खुद को कन्विंस करना, खुद को इंसान को जारी रखना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। मतलब खुद को मोटिवेटेड रखना मैं कहूँगी, साथ ही साथ लोगों को जोड़ कर रखना। बिकॉज किसी भी कॉज के लिए हम साथ आ जाते हैं, बट उसको पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए हमेशा काम करते रहना उस थोड़ी सी मुश्किल रही थी। बट अभी जो टीम है वो मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है और हम लोग सब आगे मिलकर बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी चीज़ें बहुत आसान है पहले। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप दूसरों की मदद के लिए अपने कदम यूं ही बढ़ाती रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।